मैं आपका दोस्त रितेश। आज अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में एक नए टॉपिक पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक मुद्दे व कल्याणकारी कार्यक्रम, जो एमपीपीएससी मेंस का आपने सिलेबस देखा होगा, पेपर सेकंड का, जिसमें खंड बा और इकाई 3 यानी कि यूनिट 3 के एक हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक मुद्दे व कल्याणकारी कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। और टॉपिक का नाम क्या है? तो अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे। अल्पसंख्यक जो हैं भारत में, उनसे रिलेटेड मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप देख लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपको नोट्स प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल हो ये टॉपिक और ये वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मुद्दे हैं वो क्या क्या अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे हैं। तो सबसे पहले इनका जो है देखते हैं कि अल्पसंख्यक कहते किसको हैं। ठीक है, तो उसकी परिभाषा क्या है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, और है ना भारत में क्या है। तो ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव ना हो और जिसकी आबादी जो है नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यक ऐसे समूह हैं जिनके पास विशिष्ट और स्थिर जाति और धार्मिक जो है और भाषाई जो है विशेषताएं होती हैं। ठीक है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का ये परिभाषा जो दी गई है संयुक्त राष्ट्र की, कि अल्पसंख्यक वही व्यक्ति होगा जो कि जिसकी आबादी किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश में नगण्य रूप से रहेगी, तो उसको अल्पसंख्यक के रूप में क्या किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। और अल्पसंख्यकों को एक ऐसा समूह है अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जिसके पास विशिष्ट और जाति, धार्मिक और भाषाएं होती, यानी कि जो उनकी अल्पसंख्यक समूह है, उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, अपना अलग धर्म होता है, अपनी अलग जाति होती है और उनकी अपनी भाषाएं होती हैं विशिष्ट रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो अल्पसंख्यकों का संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कहा गया कि ये जो ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनका पूरी तरह से जो है अलग रहते हैं, ये जाति रूप से, या फिर उनकी भाषाएं अलग हो सकती हैं और धार्मिक रूप से भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत 6 धार्मिक समुदायों, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक अनुसूचित किया गया है। क्या है कि जो भारत में जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम है, उसके तहत, जो कि 1992 में बना था, उसके तहत भारत में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदायों का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से? तो पहला तो मुसलमान है, फिर ईसाई हैं, फिर सिख हैं, फिर बौद्ध, पारसी और जैन। इस प्रकार से इन्हें जो है अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले लाभ जो है इन्हें प्रदान किए जाते हैं, इन समुदायों को। अब हम देखते हैं कि अल्पसंख्यकों की समस्याएं, अल्पसंख्यक जो हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसमें प्रत्येक धर्म को मानने वाले जो हैं समान रूप से विकास करने के अवसर एवं अधिकार प्राप्त हैं। तथापि इन समुदायों को समय समय पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या है कि भारत चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता है। यहाँ सभी धर्म के जो समुदाय के लोग हैं वो सर्वधर्म समभाव के रूप में रह सकते हैं, यानी कि एकता के साथ रह सकते हैं। किसी को जो है नीचा नहीं दिखाया जाता, या सभी धर्म के, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो स्वतंत्र रूप से निवास कर सकता है, कहीं भी अपना जो है बिजनेस चला सकता है या घूमने जा सकता है। ठीक है, तो क्या है कि लेकिन कई बार क्या होता है कि इन समुदायों को कई कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चूंकि अल्पसंख्यक होने के कारण। तो इन समस्याओं के रहते अल्पसंख्यकों के विकास में बाधा आती है। और अल्पसंख्यकों की प्रमुख समस्याएं जो हैं निम्न प्रकार की हैं। कौन कौन सी? शैक्षिक समस्याएं हैं, फिर भाषा की समस्या है, फिर वैवाहिक एवं पारिवारिक विघटन की समस्या, आर्थिक समस्याएं, राजनैतिक समस्याएं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये जो समस्याएं हैं ये किस प्रकार से जो है प्रभावित करती है अल्पसंख्यकों के जीवन को। ठीक है, तो शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत इन समुदायों की रूढ़िवादिता या धर्मांधता इन्हें उचित शिक्षा से वंचित कर देती है। और कुछ समुदाय जैसे ईसाई तो शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, किंतु मुसलमान आज भी शिक्षा प्राप्त करके रूढ़िवादिता की ओर अग्रसर हो जाते हैं, और इस कारण से वे उच्च पदों पर कम संख्या में पहुंच पाते हैं। तो क्या है कि जो शैक्षिक समस्याएं हैं, तो मान लीजिए कि क्या है कि कुछ, मान लीजिए
जैसे समुदाय ये अल्पसंख्यक समुदाय हैं, तो कई समुदाय जो आज आज के युग में आप देखेंगे कि कुछ हद तक कई समुदाय जो है जागरूक हो चुके हैं शिक्षा के लिए, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा मानना रहता है, जो वो रूढ़िवादी सोच, कंजर्वेटिव सोच रखते हैं कि शिक्षा से क्या होने वाला है, शिक्षा से कुछ नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं कि प्रमोट नहीं करते हैं शिक्षा को, अपने घर के बच्चों को या बेटियों को पढ़ने जाने नहीं देना चाहते। तो क्या होता है कि इससे क्या है कि उनकी शैक्षिक समस्याएं बनी रहती हैं, ठीक है। और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, चूंकि अब जब वो आगे पढ़ने का नहीं सोचेंगे, प्रमोट होने का नहीं सोचेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो उससे क्या होगा कि उनके रोजगार के अवसर कम उनके लिए उपलब्ध होंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। इसके बाद है भाषा की समस्या। भाषा की समस्या क्या है? तो अल्पसंख्यकों की अपनी भाषा होती है, जिससे वे बहुसंख्यक क्षेत्रों में उपेक्षित महसूस करते हैं। साथ ही उनमें भाषा के विकास की चिंता एवं भाषा की असुरक्षा की भावना विद्यमान रहती है। इसी कारण विभिन्न स्थानों पर भाषाई आधार पर संघर्ष देखे गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए ही संविधान के अनुच्छेद 29, 30 एवं 350 के खा में इनकी भाषा एवं संस्कृति को संरक्षण दिया गया। क्या है कि अल्पसंख्यकों की चूंकि अपनी एक भाषा होती है, तो जब वो बहुसंख्यक क्षेत्र में अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि कहीं उनकी विकास, जो भाषा का विकास है, वो कहीं रुक ना जाए बहुसंख्यकों के बीच, या फिर उनकी भाषा दब कर ना रह जाए, ठीक है। या ऐसा ना हो कि बहुसंख्यकों के द्वारा उनकी भाषाओं को प्राथमिकता न देते हुए इन्हें दबा दिया जाए, या जो क्या है कि उनको उनका क्या किया जाए, खंडन किया जाए, उनकी भाषा का यूज ना करने दिया जाए। तो ऐसी भाषा से संबंधित कई समस्याएं और भाषा से रिलेटेड असुरक्षा जो है अल्पसंख्यकों के बीच, जो समुदाय हैं उनके बीच बनी रहती है। लेकिन चूंकि भारत के संविधान में, चूंकि धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र है भारत, तो भारत के संविधान में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जहां पर अल्पसंख्यकों को उचित अधिकार देने का प्रयास किया गया है। जैसे कि भाषा की सुरक्षा के लिए ही संविधान के अनुच्छेद 29, 30 और 350 खा में भाषा जो है अल्पसंख्यकों की और उनकी संस्कृति वगैरह के संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। अब इसके बाद है वैवाहिक एवं पारिवारिक विघटन की समस्या। अब ये समस्या इसमें कैसे काम करती है अल्पसंख्यकों की समस्या के रूप में? तो पाश्चात्य भाषा, पाश्चात्य वेशभूषा, पाश्चात्य वैवाहिक संबंध आदि ने अल्पसंख्यकों को इस कदर प्रभावित किया है कि स्त्रियों, बच्चों एवं परिवार के प्रत्येक सदस्य में सहयोग का वातावरण समाप्त हो रहा है, और असहयोग और व्यक्तिवादिता के कारण परिवार विघटित हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों में भी अब प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाहों का प्रचलन हो गया है, जिसके कारण पति पत्नी में सुदृढ़ वैवाहिक रिश्ता नहीं रह पाता और अंततः विवाह विच्छेद की ओर अक्सर हो जाते हैं। क्या है कि आप जब देखेंगे कि भारत में, आप जब देखेंगे कि जो भारत में लोग रहते हैं, चाहे वो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय ही क्यों ना हो या फिर कोई बहुसंख्यक समुदाय के, चूंकि पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य वेशभूषा, यानी कि जो विदेशी कपड़े हैं, यहाँ विदेशी जो भाषा है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश को आज भारत में आप देखेंगे तो इंग्लिश को एक बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, कि ये कहा जाता है कि इंग्लिश इससे नहीं बनता। अगर किसी व्यक्ति से मान लीजिए कि वो हिंदी बोलने वाला है और उसे इंग्लिश नहीं बनता, तो उसे कहा जाता है कि इससे आज तक इंग्लिश नहीं बनती है, ऐसे मतलब डिस्करेज किया जाता है उसे। तो क्या होता है कि चूंकि पाश्चात्य जो शिक्षा है या विदेशी शिक्षा जो है या फिर कपड़े वगैरह है, उन सबको देख के भारत में भी लोग अब चूंकि उसी शिक्षा को या फिर उसी वेशभूषा को अपनाना चाहते हैं, या फिर जो जिस तरह से वहाँ पर जो है शादी विवाह वगैरह होते हैं, कोर्ट मैरिज, ये सारी चीज़ें उसी प्रकार से शिक्षा वगैरह है या फिर कपड़े वगैरह, वो सब जो है अल्पसंख्यक समाज भी अब चूंकि उसे अपनाना चाहता है। अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम विदेश में रहने वाले लोगों की तरह ही रहें, या शिक्षा प्राप्त करें, या फिर उनकी तरह ही विवाह वगैरह करें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो पूर्व में भारत में जो प्रथा चली आ रही थी कि जो परिवार एक साथ संयुक्त परिवार रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जबकि लोग विदेशी जो वातावरण की ओर चूंकि अग्रसित हो रहे हैं, वहाँ की शैली को अपना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो परिवारों में असहयोग की भावना प्रवृत्त होती है और लोग अलग अलग जो है संयुक्त परिवार ना होकर के एकल परिवार की तरह रहने लगे हैं, एकल परिवार होकर। और चूंकि जो अल्पसंख्यकों में भी ये प्रथा प्रचलित हो गई है कि प्रेम विवाह करना है, अंतर्जातीय विवाह करना है, ठीक है, तो उस कारण से भी क्या होता है कि रिश्ते कई बार जो है लंबे टिक नहीं पाते हैं और विवाह विच्छेद जैसी स्थिति पनपती है और परिवार विघटन की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो देखते हैं कि आर्थिक समस्याएं क्या है, तो अल्पसंख्यकों के सामने तो सामान्यतः ये परंपरागत व्यवसायों से जुड़े रहते हैं
और स्त्रियां एवं बच्चे भी व्यवसाय में लगे रहते हैं और इसके कारण वे अशिक्षित रह जाते हैं। अशिक्षा के कारण वे ना तो अच्छी नौकरी कर पाते हैं और ना ही ऊंचे व्यवसाय कर पाते हैं। इस कारण अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति खराब रहती है। क्या है कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, तो क्योंकि ये परंपरागत व्यवसायों से जुड़े रहते हैं और ज़्यादातर ये क्या करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं आगे, वो अपने पारंपरिक बिजनेस वगैरह में लगे रहते हैं। तो इससे क्या रहता है कि शिक्षा की इनमें एक मात्रा कमी रह जाती है शिक्षा की। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनको नौकरी मिलने में समस्याएं पैदा होती हैं और ये जो जो इससे नौकरी मिलने में समस्याएं पैदा होती है और इनके लिए रोजगार के अवसर भी कम उत्पन्न होते हैं। तो ये भी एक प्रकार से इनके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आर्थिक समस्या के रूप में काफ़ी गंभीर समस्या है ये भी। इसके बाद है राजनीतिक समस्या। राजनीतिक समस्या जो है, अल्पसंख्यकों की राजनीतिक समस्याएं उन्हें प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना में संलग्न नहीं होने देती है। और आज चुनाव जातिवाद, धर्म एवं संप्रदाय के आधार पर होते हैं और मंत्रिमंडल के गठन में भी सांप्रदायिक भावना एवं जाति पाति को महत्वपूर्ण माना जाता है। एवं संसद एवं विधान सभाओं में अपना बहुमत बनाए रखने के लिए धन एवं प्रलोभन का उपयोग करते हैं। दल बदल करने के कृत्य को आज विचारों के आधार पर नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ही किया जाता है। और कुछ पार्टियां तो केवल संप्रदायवाद के आधार पर ही चलती हैं। इससे प्रजातंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। क्या है कि जो राजनीतिक समस्याएं हैं, आप देखेंगे कि जो भारत में आज की राजनीति हो गई है, कैसी राजनीति चल रही है भारत में कि जो है सांप्रदायिक रूप से किसी, मान लीजिए कोई पार्टी है तो वो क्या करती है कि किसी एक जात समुदाय को टारगेट करती है कि हम इस समुदाय की पार्टी हैं, ठीक है, यानी कि इस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी को ले लीजिए, आप दक्षिण साइड में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर थोड़ा ईसाइयों से रिलेटेड ज़्यादा वहाँ पे वो चलता है कि वहाँ पर वोट बैंक की राजनीति उधर चलती है, ठीक है। और क्या है कि जो राजनीतिक समस्या है सिर्फ दक्षिण में नहीं, उत्तर में भी देखेंगे आप, तो कुछ पार्टियां क्या है कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक को प्रतिनिधित्व करती हैं कि हम इस हमारी जो वोटिंग की जो हमारी राजनीति है, ये समुदाय ही हमारा समुदाय है, हम इसके वोटों के तहत ही जीत पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा एक पार्टी नहीं, आज का जो राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा है देश में, तो हर एक पार्टी एक पर्टिकुलर समुदाय पर केंद्रित रह करके उनका वोट बैंक लेना चाहती है। और जब वो चुनाव जीत जाती है तो क्या करती है, मंत्रिमंडल जैसे मान लीजिए कि गठन किया जा रहा है, तो उसमें भी संप्रदाय वगैरह का बहुत ज़्यादा वो किया जाता है। देखा जाता है कि इस संप्रदाय से या फिर इस धर्म से या फिर इस जाति से कितने लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा जिससे चुनाव में फ़ायदा हो, ठीक है। तो मतलब कि आप देखेंगे जो अल्पसंख्यकों के लिए ये भी एक समस्या है कि उनको वोट बैंक की राजनीति बना के रख दिया जाता है कि इनके वोट हर पार्टी चाहती है कि हम इनके वोट लेंगे, हम इनके इस संप्रदाय का वोट हम लेंगे। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो राजनीति पूरी तरह से धर्म पर आधारित हो गई है या फिर जाति पर आधारित हो गई है, जबकि राजनीति को स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है, ना कि चूंकि एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो उसी आधार पर भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी चलना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ऐसा परिदृश्य देखने को मिलता नहीं है। हर एक पार्टी किसी न किसी समुदाय को, जाति को टारगेट करती है और उसके वोट बैंक को अपना बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। और जब वो सरकार में चुन के आ जाती है तो भी अपने चूंकि सर्वोच्च जो स्थान है, संसद है या फिर विधानसभा है, वहाँ पर भी मंत्रियों को या फिर जो प्रलोभन दिया जाता है, ठीक है, और जाति आधारित मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और दल बदल करने के कृत्य जो होते हैं, मान लीजिए कोई पार्टी में कोई नेता शामिल है किसी धर्म या संप्रदाय जाति से, तो वो आजकल जो अपना जब चेंज करता है, किसी अन्य पार्टी में जाता है, तो ये नहीं देखता कि उस समुदाय का लाभ होगा कि नहीं होगा, हम पार्टी चेंज कर रहे हैं या नहीं। वो सिर्फ अपना व्यक्तिगत लाभ देखता है या व्यक्तिगत हित देखता है कि मेरा हित किस में है, मैं किस चीज़ से आगे बढ़ पाऊंगा, वो सिर्फ इतना देखता है, ना कि समुदाय को देखता है अपने, ठीक है। तो कुछ पार्टियां तो केवल संप्रदायवाद के आधार पर ही चलती हैं और इससे प्रजातंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अब चूंकि यहाँ की पार्टियां संप्रदायवाद के आधार पर यदि राजनीति करेंगी कि किसी पर्टिकुलर संप्रदाय पर ध्यान देंगी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये तो भारत के जो लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है उसके लिए तो बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि यदि मान लीजिए जैसे आप देखेंगे कि विदेश में जो सरकारें चल रही हैं, जस्ट लाइक मान लीजिए कि यहाँ आप देख लीजिए पाकिस्तान वगैरह में, वहाँ पर क्या होता है कि इस्लामिक देश हैं चूंकि, तो वहाँ पर मुस्लिमों की जो है
वो विचारधारा करते हैं कि मतलब मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं उनका वोट बैंक सरकार वहाँ की पाकिस्तान वगैरह की लेना चाहती है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर समुदाय से रिलेटेड वो करते हैं, टारगेट करते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि में ही चले जाएंगे, अमेरिका वगैरह में यहाँ देखेंगे वहाँ ईसाई ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ की जो सरकारें होती हैं तो वो कोशिश करती हैं कि ईसाई वोट बैंक उनको मिला रहे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो सरकार में चुन के आए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये राजनीतिक रूप की समस्या है, एक प्रकार से जो धर्म पर आधारित है या फिर संप्रदाय पर आधारित, तो ये बहुत बड़ी समस्या है अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। उपयुक्त उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अल्पसंख्यकों की अनेक समस्याएं हैं, किंतु यह भी सत्य है कि यदि अल्पसंख्यक जन अपनी रूढ़िवादिता एवं कट्टरपन को त्याग कर समाज की मुख्य धारा में देश के प्रति निष्ठापूर्वक संलग्न हो जाएं तो ये समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। क्या है कि अल्पसंख्यकों की चूंकि इतनी सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन एक अल्पसंख्यकों की चूंकि यदि अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं यदि वे अपनी रूढ़िवादिता कंजर्वेटिव सोच को त्याग करके, कट्टरपन को त्याग करके क्या करें, समाज के विकास में मुख्य धारा में आ जाएं और निष्ठापूर्वक यदि अपने कार्यों को करें जिससे देश आगे बढ़ सके, तो उनकी सारी समस्याएं, जो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से देश के प्रति अलगाव देश प्रेम में बाधक सिद्ध होता है। यद्यपि सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया है, भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अनुच्छेद 29, 30, 350 का खा में भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने एवं संस्थाएं चलाने की मान्यता भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में हुआ है। तो क्या है कि चूंकि अलगाववाद यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के में रहेगा, देश के प्रति अलगाववाद रहेगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो देश प्रेम नहीं कर पाएगा, देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि देश का विकास नहीं हो पाएगा, कुछ समुदाय ही विकास कर पाएंगे बल्कि, और कुछ समुदाय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन्हें भी अपने देश के प्रति प्रेम रखना चाहिए और अलगाववाद की भावना को भूल करके देश के कल्याण में जो है अपना योगदान देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से चूंकि सरकार ने भी कई प्रयास किए हैं, अल्पसंख्यक लोगों को चूंकि मान्यता दी गई है संविधान के तहत, और उनकी भाषा, संस्कृति और जो है संस्थाओं को चलाने के लिए कुछ संवैधानिक रूप से जो है क्या किया गया है, सुरक्षा दी गई है, ठीक है। और अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन 1993 में सरकार के माध्यम से किया गया था। अब देखते हैं अल्पसंख्यकों की संवैधानिक एवं विधि विधि स्थिति, यानी कि जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए जो संवैधानिक रूप से या फिर कानूनी रूप से जो प्रावधान किए गए हैं सरकार के द्वारा, ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संवैधानिक जो प्रावधान क्या क्या किए गए हैं सुरक्षा के लिए अल्पसंख्यकों की। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समानता एवं समान सुरक्षा का अधिकार देता है। यानी कि जो अनुच्छेद 14 है वो भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे वो अल्पसंख्यक कैटेगरी से बिलोंग करता हो या चाहे बहुसंख्यक कैटेगरी से, ठीक है, तो उन सभी को जो है अनुच्छेद 14 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार है और समान सुरक्षा का। यानी कि कोई भी कार्य यदि किया जाएगा तो समान रूप से कोई भी समुदाय कर सकता है उसे, और देश में समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, चाहे वो बहुसंख्यक कैटेगरी का व्यक्ति हो या फिर अल्पसंख्यक कैटेगरी का व्यक्ति, सभी को समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी देश में, और सभी को समानता के रूप में ही सरकारें देखेंगी, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव का निषेध। क्या है कि अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म हो या जाति हो या लिंग या जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर जो है नागरिकों के खिलाफ भेदभाव का निषेध करता है। इसका मतलब कि कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो या किसी भी धर्म से आता हो या किसी भी कहीं भी जन्म लिया हो भारत के, ठीक है, उन सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा भारत में, ना कि उनके प्रति भेदभाव रखा जाएगा उनकी जाति या धर्म के आधार पर, ठीक है। सभी नागरिक एक समान माने जाएंगे, अनुच्छेद 15 के तहत संविधान में ये कहा गया है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में क्या है, तो नागरिकों को राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में बेरोजगारी या नियुक्ति से संबंधित मामलों में समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या क्षेत्र के आधार पर अवसर की समानता को कम नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लीजिए कि जो अनुच्छेद 16 है संविधान का, वो क्या कहता है कि अनुच्छेद 16 ये कहता है कि मान लीजिए भारत का कोई भी राज्य है, ठीक है, या कोई भी जिला जो भी है, वहाँ कहीं भी यदि वैकेंसी निकलती है कोई भी, ठीक है, नौकरी के लिए, तो वहाँ पर जो है
किसी भी जाति धर्म का भी लिंग का व्यक्ति जो है फॉर्म भर सकता है और समान रूप से उनको अधिकार वहां पर प्रदान रहेंगे। उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा नौकरी के अवसरों के प्रति। यानी कि ऐसा नहीं है कि यदि नौकरी निकली है तो बहुसंख्यक व्यक्ति ही भर सकता है उसका फॉर्म या फिर उसी की नियुक्ति होगी, बल्कि वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति भी भर सकता है समान रूप से, जैसा कि बहुसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा उसी प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को भी लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अवसर की जो है नौकरी के क्षेत्र में, ठीक है ना, इस प्रकार से क्या है नियुक्ति या नौकरी वगैरह के क्षेत्र में अवसर की समानता रखी जाती है। अनुच्छेद 16 में ऐसा कहा गया है संविधान के। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है क्या ये है तो धर्म विशेष का पालन एवं प्रचार करने का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद जो 25 है संविधान का, उसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति अपने धर्म की पूजा कर सकता है, उसका जो है अपने धर्म का पालन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, ऐसी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत संविधान में। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 26। इस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्य से संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि जो अनुच्छेद 26 है जो भारत के संविधान का, उसका कहना क्या है कि अनुच्छेद 26 के तहत भारत के किसी भी धर्म का व्यक्ति है यदि, तो उसे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत के किसी भी कोने में अपनी धार्मिक संस्था वो खोल सकता है और उसे संचालित कर सकता है जिससे कि उसका धर्म प्रमोट हो। इसके लिए पूरी रूप से स्वतंत्रता है उसको। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 27 क्या कहता है, राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष का प्रचार करने पर कर चुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यानी कि अनुच्छेद 27 कहता है कि कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, वो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और उसको प्रचार करने के लिए सरकार को टैक्स चुकाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब आप देखेंगे राजा महाराजा अकबर लोग जो है बाबर ये सब हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे कि जो धर्म का पालन करने या फिर धर्म का प्रचार करने के लिए टैक्स वगैरह लगाया करते थे। उस समय पर क्या होता था कि चूंकि मुस्लिम शासन हुआ करता था तो वहाँ पर वो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले या फिर हिंदू धर्म को प्रमोट करने वाले के लिए क्या करते थे, टैक्स की व्यवस्था करते थे, टैक्स लगाते। लेकिन वर्तमान में चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पर धर्म का प्रचार करने मानने इन सभी के लिए टैक्स चुकाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहाँ कहा गया है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 27 में। इसके बाद अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है तो नागरिकों को मान्यता प्राप्त या फिर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता है। यानी कि क्या है कि अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि किसी भी धर्म का चाहे वो नागरिक हो, उसे राज्य के द्वारा जो सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है उसमें क्या है धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि राज्य सरकार किसी भी संस्था को फंडिंग कर रही है धार्मिक रूप से, तो वहाँ पर कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति धार्मिक पूजा में या फिर शिक्षा में भाग ले सकता है, उसे किसी भी प्रकार से मना नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आप देखेंगे कि कोई भी भारत में आप देखेंगे कि कोई भी मान लीजिए स्कूल वगैरह है जहाँ पर यदि वो सरकारी फंडिंग से चल रहा है स्कूल वगैरह, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा फंडिंग की जा रही है और तो वहाँ पर एक ही समुदाय का व्यक्ति जाएगा, दूसरे समुदाय का व्यक्ति नहीं जाएगा। वहाँ पर हर समुदाय का व्यक्ति जा सकता है, जो कि धार्मिक रूप से या फिर शैक्षिक रूप से जहाँ पर क्या किया जा रहा है, पूजा की जा रही है या शिक्षा दी जा रही है, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 28 में संविधान के कहा गया। इसके बाद अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या है तो अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिनकी अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिक को अपनी विशेष लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि यदि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है और उसकी कोई विशेष लिपि या संस्कृति है तो उसे वो बनाए रखने का पूर्ण अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 के तहत। यानी कि उसकी भाषा या लिपि को कोई भी दबाने का प्रयास नहीं करेगा कोई भी राज्य। हर व्यक्ति अपनी धर्म या फिर
भाषा को क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 30 में क्या है, तो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि जो कोई भी समुदाय है देश में, ठीक है, तो वो अपने धर्म या फिर भाषा के आधार पर संस्थाओं का जो है स्थापना कर सकता है और उसको जो है चला सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की रोक इसमें नहीं लगाई जा सकती भारत सरकार द्वारा। ठीक है, इसके बाद है वक्फ संशोधन अधिनियम 2013। वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 क्या है, तो भारत में वक्फ संपत्तियों के समुचित प्रशासन एवं प्रबंधन तथा राज्य वक्फ बोर्डों की प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर सलाहकारी वैधानिक निकाय के रूप में वक्फ अधिनियम 1954, जो कि अब वक्फ अधिनियम 1955 का एक उपभाग है, के तहत 1964 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई और 23 सितंबर 2013 को वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्र की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे वक्फ संशोधन अधिनियम जो है 2013 के रूप में अधिसूचित किया गया। और इस अधिनियम के माध्यम से वक्फ अधिनियम 1955 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। तो क्या है कि वक्फ अधिनियम जो है, चूंकि आपने देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय में वक्फ बोर्ड वगैरह होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो ये वक्फ अधिनियम है, तो इसके तहत जो चेंज किया गया था 1955 में, महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया संशोधन में, तो इस संशोधन अधिनियम के द्वारा वक्फ बोर्डों के संगठन में परिवर्तन के साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। जिन राज्यों में वक्फ बोर्ड नहीं है उन्हें 1 वर्ष के भीतर इनकी स्थापना करने का निर्देश दिया गया है और वक्फ संपत्तियों के राज्य द्वारा वित्त पोषित सर्वेक्षण कराए जाने का प्रावधान किया गया है और वक्फ बोर्ड द्वारा अपने अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यायोजित की जाने वाली शक्तियों को सीमित किया गया है और किसी वक्फ संपत्ति के विक्रय, उसे तोहफे में देने या पूर्ण हस्तांतरण को अवैध माना जाएगा। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा वक्फ संपत्तियों को पट्टे पर दिए जाने या बंधक रखे जाने की अधिकतम अवधि को बढ़ाने के साथ इसके संबंध में वक्फ बोर्डों द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया को और प्रतिबंधात्मक किया गया है और इसके तहत किसी वक्फ संपत्ति को बाजार भाव पर 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दिए जाने हेतु निर्णय वक्फ बोर्ड में 2/3 बहुमत से किया जाएगा। और इस संशोधन अधिनियम में वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत या अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों को कारावास का प्रावधान किया गया है। क्या है कि जो वक्फ अधिनियम है जो कि बना है 1955 में, जिसमें संशोधन किया गया है, तो उसमें संशोधन के तहत कई जो है प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है कि इनकी संपत्तियों को जो यदि मान लीजिए कि किसी बाजार भाव पर दिया जाता है तो उसमें जो वक्फ बोर्ड है उसकी 1/3 बहुमत से ही फैसला किया जाएगा कि पट्टे पर दिया जा रहा है तो किसको दिया जाएगा या फिर कितने समय के लिए दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें कौन तय करेगा कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें 2/3 बहुमत से ये तैयार जो है क्या किया जाएगा, तय किया जाएगा। इसके साथ ही जो है वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसके विक्रय में करने या फिर तोहफे में देने या हस्तांतरण करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित या अवैध किया गया है, ठीक है, इस अधिनियम के तहत। इसके बाद जो है संशोधन जो वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत या फिर अवैध इलीगल कब्जा जो होता है करने के वाले व्यक्ति को क्या किया जाएगा, कारावास यानी कि जो जेल में भेजने का प्रावधान भी इस अधिनियम के तहत किया गया है। तो इस प्रकार से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कई प्रयास भी कानूनी तौर पर किए गए हैं और चूंकि संवैधानिक तौर पर तो प्रयास हैं ही पहले से ही, ठीक है, और जो कानूनी रूप से भी कई प्रयास किए गए हैं ताकि इनकी जो है अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा या फिर उनकी संपत्तियों पर जो है कोई अवैध रूप से कब्जा न कर ले या उनकी गलत तरीके से हथिया न ले, इन सभी के लिए जो है पूरी तरह से कानून वगैरह बने हुए हैं। इसके बाद जो है अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनके संरक्षण एवं सुरक्षा करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं, तो अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु किए गए प्रयास जो हैं शैक्षिक सशक्तिकरण है पहला, फिर आर्थिक सशक्तिकरण और विशेष जरूरत। इसके अंतर्गत जो है शैक्षिक सशक्तिकरण के अंतर्गत जो कुछ योजनाएं चलाई गई हैं जैसे छात्रवृत्ति योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई गई हैं, फिर है छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, फिर पढ़ो परदेश योजना है, नया सवेरा योजना है, नई उड़ान योजना है,
इसके बाद है नई मंजिल योजना। इसी प्रकार से आर्थिक जो सशक्तिकरण के लिए सीखो और कमाओ योजना लाई गई। कौशल विकास एवं प्रशिक्षण लाया गया योजना, ठीक है। इसके बाद उस्ताद योजना फिर है, फिर मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय योजना। इसके बाद नई रोशनी योजना, हमारी धरोहर, जियो पारसी और वक्फ प्रबंधन जो है विशेष जरूरत के तहत जो है अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास हैं। अब हम देखते हैं, धीरे डिटेल में देखते हैं चीज़ें एक एक करके। जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना। तो अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित 3 छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें बालिकाओं की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन 3 योजनाओं में 30% छात्रवृत्तियां उनके लिए हैं। ये योजनाएं इस प्रकार से हैं: मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, मेरिट पश्चात स्कॉलरशिप, मैट्रिक पूर्व स्कॉलरशिप और निःशुल्क कोचिंग एवं संवर्गीय योजनाएं। यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके विद्यार्थियों के लिए कई प्रकार से सरकार के माध्यम से जो है छात्रवृत्ति योजना चलाई जाती हैं, जिससे क्या है कि वो भी शिक्षा के प्रति जो है प्रमोट हो सके और शिक्षा जो है ग्रहण कर सके। इस प्रकार से सरकार कई प्रकार की छात्रवृत्ति देती है, जिनमें से ये 4 प्रमुख रूप से चीज़ें हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान की जाती हैं। इसके बाद है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप। ये क्या है? तो इस फेलोशिप का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता के रूप में समेकित 5 वर्षीय फेलोशिप प्रदान करना है। और यह फेलोशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूर्ण करेगी जो एमफिल एवं पीएचडी पाठ्यक्रम का नियमित एवं पूर्णकालिक अनुसंधान अध्ययन कर रहे हैं या उसके समतुल्य अनुसंधान डिग्री भारत के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों एवं वैज्ञानिक संस्थानों में ले रहे हैं। यह उन्हें एमफिल एवं पीएचडी की योग्यता की मांग करने वाले पदों के योग्य बनाएगी, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्राध्यापक का भी पद सम्मिलित है। और फेलोशिप के निष्पादन के लिए यूजीसी नोडल एजेंसी होगी और यूजीसी समाचार पत्रों, इंटरनेट, वेब पेज एवं अन्य माध्यमों से जो है समुचित विज्ञापन देकर फेलोशिप की सूचना देगी। यानी कि फेलोशिप के तहत भी एक प्रकार से छात्रवृत्ति दी जाती है। किसको दी जाती है? तो ये एमफिल या पीएचडी जो बड़ी बड़ी डिग्रियां या फिर शोध वगैरह करने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं उन सभी को दी जाती है, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पदों तक पहुंच सकें और बड़ी बड़ी डिग्रियां ले सकें और जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर बड़े बड़े क्षेत्रों में खुल सकें। ठीक है। इसके बाद है बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। अल्पसंख्यक समुदाय की मेरिट प्राप्त करने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना जो कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसके बाद है पढ़ो परदेश। पढ़ो परदेश क्या है? तो आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा की प्राप्ति की राह को आसान बनाने हेतु वर्ष 2014-15 में पढ़ो परदेश योजना की शुरुआत की गई थी और केंद्र प्रायोजित ये 100%, यानी कि ये जो योजना है पढ़ो परदेश, ये पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित यानी कि केंद्र सरकार जो है इसकी फंडिंग करती है 100%। तो इस योजना के तहत विदेशी शिक्षण संस्थाओं से परा स्नातक, एमफिल, पीएचडी करने हेतु लिए गए शिक्षा ऋण के ब्याज में सहायता प्रदान की जाती है और 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद के शिक्षा ऋण ही इस योजना के अंतर लाभ की पात्रता रखता है। यानी कि यदि कोई बड़ी डिग्री लेने के लिए कोई विदेश में जा रहा है, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति, तो उस यदि वो लोन लेता है तो उस लोन में जो ब्याज वगैरह देना पड़ता है उसका सहयोग कुछ हद तक सरकार करती है। ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे लोग जो विदेश में पढ़ने के लिए अल्पसंख्यक लोग प्रमोट होते हैं। ठीक है। और उन्हें सहायता हो पाती है आर्थिक रूप से कुछ। ठीक है। इसके बाद इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु केवल वे ही विद्यार्थी पात्र हैं जिनकी स्वयं अथवा माता पिता अभिभावक के सभी स्रोतों से प्राप्त आय 6 लाख रुपए से वार्षिक से अधिक ना हो। ठीक है। यानी कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को यदि इस योजना का लाभ लेना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ो परदेश योजना का लाभ लेने की कि उसके पापा मम्मी की या फिर उसकी स्वयं की आय, टोटल आय जो है 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 साल में। ठीक है। इसके बाद नया सवेरा योजना क्या है? तो अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना का प्रारंभ जुलाई 2007 में किया गया था और 7 दिसंबर 2017 को इसे संशोधित रूप में पुनः लागू किया गया और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों, अभ्यर्थियों के ज्ञान, कौशल एवं उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए ये योजना लाई गई थी। और इस योजना के तहत अंतर्गत जो है अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु चुनिंदा प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में
निःशुल्क कोचिंग प्रदान कराई जाती है और योजना से केवल वे ही अल्पसंख्यक छात्र या अभ्यर्थी शामिल होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम हो। योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्राओं को 30% आरक्षण भी है। यानी कि जो नया सवेरा योजना है, इसमें क्या किया जाता है कि अल्पसंख्यक छात्रों के लोगों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। विभिन्न प्रकार की जो एजुकेशन लेने के लिए बड़ी बड़ी जो वैकेंसी निकली है, उसमें क्या किया जाता है, उसके लिए कोचिंग वगैरह दी जाती है, नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो कोचिंग दी जाती है, लेकिन पात्र कौन है? जिसकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम होगी, जिसके परिवार की। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, अल्पसंख्यक छात्रों को इस योजना के अंतर्गत 30% का आरक्षण भी दिया गया है। इसके बाद नई उड़ान। नई उड़ान योजना क्या है? तो नई उड़ान योजना संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी, जिससे वे संघ तथा राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में पर्याप्त सक्षम हो सके। सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को इसका बढ़ाना जो है इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और योजना के अंतर्गत केवल वही लाभार्थी पात्र होंगे जो विभिन्न आयोगों की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हों और जिनकी पारिवारिक आय जो है 6 लाख रुपए से वार्षिक से कम हो। यानी कि जो प्रमोट करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में जो जो क्या किया जाता है, जो छात्र जो हैं अल्पसंख्यक रूप से, वो यदि अच्छा करते हैं, पास होते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा कुछ आर्थिक रूप से लाभ प्रदान किए जाते हैं ताकि वो उसका उस लोगों से प्रतिस्पर्धा जो है कंपटीशन करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हो सके। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नई मंजिल योजना। नई मंजिल योजना 8 अगस्त 2015 को नई मंजिल योजना का प्रारंभ हुआ था और उस योजना में सभी अल्पसंख्यक समुदायों, बीपीएल परिवार के अंतर्गत जो आते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत जो परिवार आते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, उनके 17 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और बीच में पढ़ाई छोड़ चुके अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान या अन्य राज्य मुक्त विद्यालय के माध्यम से कक्षा 8 या 10 तक की औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराना और प्रमाण पत्र देना इस योजना का जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और यह योजना जो है सतत शिक्षा प्रदान कर संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर जो है उपलब्ध कराएगी और कम से कम 70% जो है प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी दिलवाना और उन्हें अन्य सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना क्या है, इस योजना का मकसद है। और यह योजना सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हित में कोई आरक्षण देने के बजाय उनकी योग्यता को निखारने के उद्देश्य से लाई गई है। इसके बाद है अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की योजना, यानी कि अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी कुछ प्रमुख योजना चलाई गई, जैसे कि यह है एक योजना नई रोशनी योजना। इस योजना में क्या है, तो नई रोशनी योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें विश्वास जगाना है। नई रोशनी योजना के तहत समाज के वंचित समूह की महिलाओं को सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ काम करने की जानकारी, साधन एवं तकनीकी मुहैया कराना है। और इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को अपने घरों तथा समुदाय की सीमा से बाहर निकालना भी है और इससे महिलाएं अपने जीवन, रहन सहन की दशा में सुधार लाने के लिए सरकार के विकास कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। इसके बाद नई रोशनी योजना के तहत जो है 3 विशेष योजनाएं चला रही हैं, जिसमें महिलाओं को जानकारी देने, बचाव के उपाय करने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर सरकार का मुख्य फोकस है। इसके बाद है सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना क्या है, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा यह योजना 23 सितंबर 2013 को शुरू की गई थी और अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशल का संरक्षण एवं उन्नयन करना तथा उन्हें बाजार के साथ जोड़ना, मौजूदा कार्मिकों की रोजगार परकता में सुधार करना और हाशिए पर आ रहे अल्पसंख्यकों के लिए आजीविका के बेहतर साधन विकसित करना तथा उन्हें मुख्य धारा में लाना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और बढ़ते हुए बाजार अवसरों को लाभ उठाने में अल्पसंख्यकों को समर्थ बनाना, यानी कि जो है अल्पसंख्यकों को सीखो कमाओ योजना के तहत चीज़ों को सिखाना, उनके लिए प्रशिक्षित करना और क्या करना,
उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सीखो कमाओ योजना सरकार के द्वारा लाई गई थी। ठीक है। इसके बाद है हमारी धरोहर। हमारी धरोहर योजना क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदायों की जो है समृद्ध विरासत एवं संस्कृति को संरक्षित करने हेतु हमारी धरोहर योजना वर्ष 2014-15 में प्रारंभ की गई और इसे सितंबर 2017 में पुनः संशोधित किया गया। और अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना एवं आदर्शों की प्रदर्शनी को आयोजित करने में सहायता करना, साहित्य एवं दस्तावेजों का संरक्षण करना, हस्तलिपि को समर्थन एवं बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को क्रियान्वित करना है। यानी कि जो हमारी धरोहर योजना है, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लाई गई थी, इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी अल्पसंख्यक समुदायों से रिलेटेड जो उनकी धार्मिक रूप से धरोहर है, ठीक है, उन सभी का संरक्षण किया जाता है इस योजना के तहत। और जो इनकी द्वारा जो अल्पसंख्यक समुदायों के द्वारा जो मान लीजिए कोई चीज़ वगैरह बनाई जाती है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, प्रदर्शनी वगैरह लगाने के लिए सरकार जो है क्या करती है, सहयोग करती है। और इनके जो हस्तलिपि, हाथ से निर्मित जो चीज़ें हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। और अनुसंधान एवं विकास की जो गतिविधियां हैं, उनको एग्जीक्यूट करने में भी सरकार सहयोग करती है हमारी धरोहर योजना के तहत। इसके बाद हुनर हाट। हुनर हाट योजना क्या है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दस्तकारों, शिल्पकारों को बाजार मुहैया कराने के मिशन के तहत देश के विभिन्न भागों में हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। और हुनर हाट में उस्ताद दस्तकारों द्वारा बनाए गए दस्तकारी और हैंडलूम प्रदर्शित किए जाते हैं। और हुनर हाट के जरिए लाखों दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके बाद है उस्ताद योजना। उस्ताद योजना क्या है? तो 14 मई 2015 को वाराणसी में अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए उस्ताद योजना का शुभारंभ किया गया। और सिद्धहस्त कारीगरों, शिल्पियों एवं जो है क्षमता निर्माण करना और उनके माध्यम से पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के विषय में युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करना और चिन्हित कलाओं, शिल्पों के मानक स्थापित करना तथा उनका प्रलेखन करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और पारंपरिक कौशलों को वैश्विक बाजार से जोड़ना तथा मौजूदा कामगारों की रोजगार परकता में सुधार करना और हाशिए पर आ चुके अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर आजीविका के साधनों का सृजन करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना और बेहतर आजीविका के साधनों का सृजन करना और बढ़ते बाजार अवसरों का लाभ उठाने हेतु अल्पसंख्यकों को समर्थ बनाना और श्रमिकों की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना, पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के डिजाइन विकास एवं अनुसंधान को बढ़ाना। और इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त 25% गैर अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि जो उस्ताद योजना है, ये अल्पसंख्यक समुदायों के लिए तो है ही, लेकिन 25% जो गैर अल्पसंख्यक समुदाय जो कि बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है। इसके बाद जियो पारसी योजना। जियो पारसी योजना क्या है? तो पारसी जनसंख्या में गिरावट को रोकने तथा पारसी जनसंख्या की वृद्धि हेतु 23 सितंबर 2013 को जियो पारसी योजना का शुभारंभ किया गया। और भारत में पारसी जनसंख्या की स्थिरता एवं वृद्धि हेतु वैज्ञानिक नवाचार एवं ढांचागत सुधारों के माध्यम से पारसी जनसंख्या की गिरती प्रवृत्ति को बदलना। और इस कार्यक्रम के 2 घटक हैं, चिकित्सीय सहायता एवं परामर्श एवं पहुंच। और परामर्श एवं पहुंच के तहत परिवार के सदस्यों एवं विवाह हेतु योग्य लड़के लड़कियों को परामर्श, पितृत्व अथवा बंधत्व का पता लगते ही उपचार के लिए सहायता तथा प्रचार एवं जागरूकता अभिवृद्धि कार्यक्रम शामिल है। और चिकित्सीय सहायता के अंतर्गत लक्षित समूहों के लिए आवश्यकता अनुसार इन विट्रो निषेचन यानी कि IVF टेक्नोलॉजी और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म यानी कि ICCSI के रूप में चिकित्सीय सहायता शामिल है। और लक्षित दंपतियों के नाम और पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। यानी कि जो पारसी समुदाय के लोग हैं भारत में, तो उनकी जो चूंकि जनसंख्या धीरे धीरे गिर रही थी, तो उनको जो है उनकी जनसंख्या को बढ़ाने, ठीक है, उनकी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए जियो पारसी योजना लाई गई थी। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि उनकी वृद्धि करने के लिए उनको वैज्ञानिक रूप से हो या फिर ढांचागत सभी प्रकार की सुविधाएं उनको जो है दी जाती हैं, ताकि जो है उनकी जनसंख्या में गिरावट हो रही थी उसको रोका जा सके। और इनको चिकित्सीय परामर्श वगैरह जो है फ्री में दी जाती है सरकार के द्वारा, और कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं ताकि इनकी जो गिरती जनसंख्या है उसे कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद है मौलाना आज़ाद सेहत योजना। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 4 मार्च 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया गया।
और 1 वर्ष में 2 बार संस्थान द्वारा सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जांच कैंप सरकारी या निजी अस्पताल के माध्यम से आयोजित किया जाता है। और अधिसूचित अल्पसंख्यकों के गरीब छात्रों को गंभीर बीमारियों के मामले में जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, यानी मान लीजिए कि उस समुदाय के किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में मौलाना आज़ाद सेहत योजना के तहत उसको वित्तीय रूप से यानी कि आर्थिक रूप से उसको लाभ दिया जाएगा। ठीक है। और औषधालय या स्वास्थ्य देखभाल केंद्र मौलाना आज़ाद शिक्षा फाउंडेशन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है नालंदा परियोजना। नालंदा परियोजना क्या है? तो नालंदा परियोजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार का एक अभिनव संकाय विकास कार्यक्रम है और यह देश में अल्पसंख्यक बहु क्षेत्रों में अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक प्रबंधित महाविद्यालयों में जागरूकता फैलाता है और अभिमुखीकरण तथा विकास के लिए सूचना, शिक्षा और संचार से जो संबंधित कार्यक्रम है। और यह परियोजना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रचार सहित विकास में जुड़ी योजनाओं का अनुसंधान, अध्ययन, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन योजना के अंतर्गत शुरू की गई है। इसके बाद जो है अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कई नई पहलें, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु नई पहलें कौन कौन कैसे की गई हैं? तो 12 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अनुश्रवण समिति गठित की गई। इसके अध्यक्ष केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं और इसमें अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों के 72 विशेषज्ञ शामिल हैं। और नवंबर 2013 वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 लागू किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ केंद्रीय वक्फ परिषद को सुदृढ़ बनाने, वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकने एवं इन्हें वाणिज्यिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दिए जाने की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराने और अल्पसंख्यकों की सहायता हेतु एक निःशुल्क हेल्पलाइन खिदमत नंबर जो है ये दिया हुआ है, ये शुरू की गई थी। ठीक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम। प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम क्या है? तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभाग की विभिन्न योजनाओं, पहलों को शामिल किया गया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन योजनाओं या कार्यक्रमों का लाभ का प्रभाव समान रूप से अल्पसंख्यकों तक पहुँचे। यानी कि जो 15 सूत्री कार्यक्रम है सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया है, तो उसका जो शुरू किया गया है, तो उसके तहत जो इसका मकसद क्या है कि जो सरकार द्वारा या विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा जो योजनाएं या चालू की गई हैं, ठीक है ना, उसका लाभ प्रॉपर रूप से अल्पसंख्यकों तक पहुंच रहा है या कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसका लाभ। तो इसका उद्देश्य जो देखते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना और अल्पसंख्यक समुदाय की आर्थिक क्रियाकलापों एवं रोजगार में समुचित हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना और सांप्रदायिक दंगों एवं हिंसा की रोकथाम एवं नियंत्रण। यानी कि जो 15 सूत्री कार्यक्रम है उसके जो प्रमुख रूप से 4 उद्देश्य हैं वो ये हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके जो शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों को उनके लिए बढ़ाना और आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं या रोजगार के अवसर हैं उनकी हिस्सेदारी को उसमें सुनिश्चित करना है। ठीक है। और अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जो हैं उनका जो जीवन स्तर है, ठीक है, लाइफ स्टैंडर्ड है जीवन जीने का, तो उसे क्या है ऊंचे स्तर पर ले जाना। इसके बाद जो सांप्रदायिक रूप से दंगे वगैरह होते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को, हिंसा को रोकना इस 15 सूत्री कार्यक्रम का जो प्रमुख रूप से उद्देश्य है। और 15 सूत्र के अंतर्गत इस 4 श्रेणियों में 15 सूत्र बांटे गए हैं, जिसमें है शिक्षा अवसरों में वृद्धि, तो एकीकृत बाल सेवाओं की समुचित उपलब्धता को सुनिश्चित कराना, विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना। यानी कि जो शिक्षा के अवसरों में वृद्धि की जा रही है ये 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जो एक प्रमुख वो है, तो इसके अंतर्गत जो है शिक्षा को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और जो पुराने, जैसे मान लीजिए मुस्लिमों के जो मदरसा वगैरह होते हैं जहाँ पर उनकी जो शिक्षाएं दी जाती हैं, तो उसका मदरसा शिक्षा को आधुनिकीकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं इसके तहत। और जो उर्दू शिक्षण दिया जाता है
वहाँ पर संसाधनों की यदि कमी है तो उसकी वहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी। गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण सहायता प्रदान करना, राज्य व केंद्रीय सेवाओं में भर्ती, यानी कि आर्थिक रूप से भी सशक्त करने के लिए अल्पसंख्यकों को कई प्रयास किए गए हैं। ठीक है, चाहे वो मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना हो गरीबों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के, या फिर तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार के जो लायक बनाना। ठीक है, या आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा जो है क्या किया जाए, लोन प्रदान किया जाए ताकि वे अपने बिजनेस वगैरह को प्रमोट कर सकें, और राज्य सेवा हो या फिर केंद्रीय जो नौकरियां हैं उसमें भर्ती करने के लिए जो है इनको अवसर उपलब्ध कराना। इसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन स्तर में सुधार, इसके तहत क्या है, तो ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी और अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, ये शामिल है। इसके बाद सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण, इसके तहत सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम और सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन और सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को पुनर्वास, यानी कि सांप्रदायिक दंगों एवं रोकथाम और नियंत्रण के लिए भी जो 3 प्रकार के प्रयास किए गए हैं, जिसमें जो सांप्रदायिक रूप से घटनाएं घटित होती हैं अलग अलग राज्यों में, दंगे वगैरह हो जाते हैं, तो उन सभी को घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं। ठीक है, और अपराधों का अभियोजन करने के प्रयास किए गए हैं, और दंगों के पीड़ितों को पुनर्वास, यानी कि यदि सांप्रदायिक दंगा कहीं पर भड़क जाता है तो वहाँ पर जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने का प्रयास इस योजना के तहत किया गया है। इसके बाद है अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं विकास के लिए गठित निकाय। तो राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, इसके तहत क्या है, तो सरकार ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान का आधार तय करने के लिए विस्तृत जांच और उनके कल्याण के उपाय सुलझाने हेतु जो है राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया था, तो 2004 में। और इसका कार्य क्या है, तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के आधार के बारे में सलाह देना, और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े के कल्याण के उपाय सुझाना, और ये उपाय शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में भी होंगे, और उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक तौर तरीके सुझाना, और उनकी राय और सिफारिशों के बारे में रिपोर्ट पेश करना। इसके बाद है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। इसके तहत क्या है, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का कार्यालय जुलाई 1957 में स्थापित किया गया था, और इसकी स्थापना संविधान की धारा 350 के प्रावधानों के तहत की गई है। इसके बाद भाषाई अल्पसंख्यकों का आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय और संवैधानिक योजनाओं को लागू नहीं किए जाने से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करता है। इसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या करता है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के लागू होने के बाद अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया है, और पहला वैधानिक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 17 मई 1993 को स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो पहला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 17 मई 1993 को स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछ सकता है, या फिर जो क्विज क्वेश्चन में, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है, तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। ठीक है, इसके बाद है समान अवसर आयोग। इसका क्या योजन है, तो सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र द्वारा समान अवसर आयोग के गठन का निर्णय लिया गया, और यह एक सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि अल्पसंख्यकों के रोजगार एवं शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु उपाय सुझाने के साथ साथ अल्पसंख्यकों के प्रति सरकारी एजेंसियों द्वारा धार्मिक आधार पर किए जाने वाले विभेदीकरण संबंधी शिकायतों पर भी संज्ञान लेकर विचार करेगा। यानी कि ये जो निकाय है समान अवसर आयोग, यदि अल्पसंख्यकों से किसी क्षेत्र में या सरकारी एजेंसियों द्वारा किसी प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है उनके अल्पसंख्यक होने या धार्मिक रूप से अलग होने से, तो ऐसी स्थितियों में इस समान अवसर आयोग के द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद केंद्रीय वक्फ परिषद, इसके अंतर्गत क्या है, तो
वक्फ बोर्ड के कामकाज से संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से संबंधित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना एक स्थायी इकाई के रूप में की गई है और केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना दिसंबर 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 8(1) के अंतर्गत की। अब इसे वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9(1) के रूप में जाना जाता है और वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद के 20 अन्य सदस्य होते हैं और परिषद को वक्फ के कुल आमदनी का 1% योगदान के रूप में मिलता है। इसके बाद केंद्रीय वक्फ परिषद इन समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसके द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो शहरी वक्फ संपत्तियों का विकास एवं शैक्षिक विकास कार्यक्रम। इसके बाद है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम। इसके तहत क्या है, तो अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के बीच आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 30 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना की गई और अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोगों को स्वरोजगार के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इस जो है निकाय का जो है वित्त निगम का प्रमुख उद्देश्य है और जिनकी पारिवारिक आय बीपीएल से दोगुनी से कम हो। यानी कि जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना की गई थी। और फिर लास्ट है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर 6 जुलाई 1989 को फाउंडेशन की स्थापना की गई और फाउंडेशन एक स्वैच्छिक गैर राजनीतिक सामाजिक सेवा संगठन है जो अल्पसंख्यक समाज के शैक्षणिक पिछड़े वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा वीडियो में कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मुद्दे हैं कि उनकी परेशानियां क्या हैं, वो कैसे दूर हो सकती हैं और सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं या फिर संवैधानिक रूप से या फिर कानूनी रूप से क्या क्या कानून बने हैं या संवैधानिक रूप से कौन सी जो है धाराएं जोड़ी गई हैं संविधान में ताकि जो है अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के समस्याओं को दूर करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं और अब अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं भारत में उनको भी प्रयास करना चाहिए कि अपनी जो रूढ़िवादिता सोच वगैरह है उनसे दूर होकर वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और क्या करें, देश के विकास के कार्यक्रम में जो है खुद को और देश को विकास को जो है प्रमोट करें, जिससे क्या हो देश भी आगे हो बढ़ सके और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस कर लिया है अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि एमपीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।